हरिओम। आप सभी महानुभाव को मेरा आत्मीय प्रणाम। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 1 और पार्ट 2 का अभ्यास किया। अब ये आखिरी पार्ट है, पार्ट 3। हम आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे हमारा आहार कैसा होना चाहिए ताकि हमारा मन शांत रहे, हमारा शरीर ठीक रहे और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको किसी भी प्रकार की हानि हमको नहीं पहुंचाना है। बहुत कम लोग यह अनुभव करते हैं कि संतुलित आहार उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम बुद्धिमत्तापूर्वक अपनी पाचन प्रणाली का उपयोग करें तो हमारे लिए यह पाचन प्रणाली एक आनंददायक क्षणों के द्वार खोल देंगे, लेकिन हमें उसका एहसास होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो लेते हैं वो भी अन्न है, जो जीव है वो भी अन्न है, जो हम ग्रहण करते हैं वो भी अन्न है और हमको एक दिन विलीन भी अन्न में होना है। इसलिए अन्न को हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मानकर हम उसकी उपासना करते हैं। लेकिन थोड़ा साइंटिफिक अगर हम इसका अध्ययन करें तो आहार के 5 मूलभूत अंग हैं। वो है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, फिर फैट, उसके बाद आता है मिनरल्स जिसे हम खनिज कहते हैं, और विटामिन। तो मुख्यतः एक ऐसा प्रमाण, एक अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें 60% तत्व होने चाहिए। हमारा जो प्रोटीन है हमारे भोजन में 30% की मात्रा तक होना चाहिए और हमारा जो 10% है वो फैट के रूप में हमारे भोजन में होना चाहिए। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में यह संतुलन हम हमारे भोज्य पदार्थ में रखते हैं। अब आता है सवाल खनिज का यानी मिनरल्स का और विटामिन्स का। ये 2 सूक्ष्म तत्व हैं जो अन्न में पाए जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन मनुष्य का शरीर, उसका खाने का तरीका, वो अन्न जो खाता है, उसकी दिनचर्या, इस सब पर निर्भर करता है कि उसको कोई विटामिन की या खनिज पदार्थ की कोई डिफिशियंसी तो नहीं है। कार्बोहाइड्रेट जनरली हमारे जितने खाद्यान्न हैं, जैसे कि गेहूँ आ गया, चावल आ गया, मक्का हो गया, बाजरी, ज्वारी, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू में होता है कार्बोहाइड्रेट, शक्कर में होता है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद प्रोटीन की जो मात्रा है वो मांस में, अंडे में, मछली में, दूध में। उसके बाद फैट तो आपको मालूम है, फैट तो मालूम है, जितने तेल युक्त पदार्थ है, घी है, वनस्पति घी है, अपना गाय से दूध से बना हुआ घी है, उसमें सर्व में फैट रहते हैं। तो हमारे भोजन में इसका हम उपयोग करते हैं। अब खनिज पदार्थ के बारे में, अब विटामिन और खनिज पदार्थ के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत समय लग जाएगा उसमें। और वो सूक्ष्म द्रव्य आपको मालूम है खनिज पदार्थ कौन से हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब हमें लगते हैं और इसका उपयोग हम करते हैं। वो हमारे अन्न में ऑलरेडी रहते हैं। विटामिन आपको मालूम है, ए से लेके तो डी, ई तक विटामिन है। जो कभी हमारे शरीर में उसकी कमी पाई जाती है तो डॉक्टर हमें वो विटामिन की गोलियां देते हैं। फॉर एग्जांपल बी विटामिन के बहुत सारे, बी विटामिन जो है उसका एक समूह है, उसमें बहुत सारे विटामिन है, जैसे B1, B12। तो जो ए विटामिन है वो सभी फलों में, गाजर, मूली, इसमें पाया जाता है। विटामिन बी भी सब मूंगफली हो, अनाज में भी वो रहता है, अंडे में रहता है, मांस में रहता है। विटामिन सी हरी सब्जियों में होता है, टमाटर, आलू। विटामिन डी है वो हमें हड्डी के लिए विटामिन डी चाहिए, उससे हड्डी हमारी मजबूत रहती है। इसलिए सूर्य किरण में भी विटामिन डी होता है। विटामिन ई है, उसका जनरली कारण क्या होता है, विटामिन ई की हमें आवश्यकता इसलिए होती है कि हमारी जो वेन्स है, जो कोशिकाएं हैं, उसको मजबूत करती है विटामिन ई।
और हमको अगर कोई घाव हो गए, कोई जख्म अगर हो गई, तो उसको भरने का काम विटामिन ई करता है। विटामिन बी भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मद्यपान करते हो, आप दारू वगैरह लेते हो और उसका प्रमाण ज़रा अधिक है, तो उससे क्या होता है, मद्यपान ज़्यादा करने से हमारे लीवर खराब हो जाते हैं। तो लीवर अगर ख़राब होते हैं तो विटामिन बी वन ही उसको बचाता है, और डॉक्टर उसी को रिकमेंड करते हैं। भाई, लीवर हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आपको मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर नहीं बताया, शायद नहीं बताया, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो लीवर ग्रंथि है, दैट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर इंटरनल ऑर्गन्स। इतनी बड़ी है। आपको लगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बार फोटो दिखाते हैं, तो उसमें लीवर कहाँ है आप देख लीजिएगा। तो वो लीवर हमारा एक ग्लूकोज का स्टोर हाउस है। तो जब भी ग्लूकोज को स्टोर करना होता है, तो लीवर क्या करता है, उसको ग्लाइकोजन में रूपांतरित करता है। और ग्लाइकोजन में जब वो रूपांतरित हो जाता है, तो वो ग्लाइकोजन अपने पास स्टोर करके रखता है। तो आपको कभी भी अगर उसकी ज़रूरत पड़े, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए आपको, कभी ज़्यादा शक्ति चाहिए, आपसे ज़्यादा कोई मेहनत होगी, तो आपको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर वो ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके, हमारे शरीर को तो ग्लूकोज ही चाहिए ना, ग्लूकोज ही हमारे वेन में से रक्त में जाता है और हमारे पूरे बॉडी में फैलता है। मैंने आपको डाइजेस्टिव पार्ट 1 में, पार्ट 2 में बताया था ये बातें। तो फिर वो ग्लाइकोजन को लीवर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और हमारे लिए रेडीमेड तैयार ऊर्जा हमको मिल जाती है। तो हमारे लिए लीवर बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मद्यपान आपको करना ही चाहिए। उससे दूर रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लीवर मद्यपान से खराब। मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चन साहब ने भी किसी एक अपने फिल्म में बोला है कि ज़्यादा शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, कई बार उन्होंने बोला है। तो हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, तो मद्यपान आपको करना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये विटामिन्स है। शॉर्ट में अगर मैं आपको ये सब बता दूं साइंटिफिकली, कार्बोहाइड्रेट, वो फैट जो है, वो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन मुख्यतः शारीरिक वृद्धि करता है हमारी, और शरीर का रखरखाव हमारा करता है। इसीलिए तो बच्चों को हम प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देते हैं उनके फलाहार में, खाने में। और खनिज और कैल्शियम, विटामिन वगैरह जो होते हैं, जो मैंने आपको मिनरल्स और विटामिन जो बोला, जो चौथे और पांचवें अंग हैं, मूलभूत अंग हैं हमारे अन्न के, वो हमें हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर का प्रॉपर नियंत्रण करते हैं। वह जो शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं, वो जैविक क्रियाओं के लिए मिनरल्स और विटामिन्स हमारे लिए ज़रूरत है। तो आपको ये 5 मूलभूत जो तत्व है खाने में क्या है, उसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। तो अच्छे आहार के बारे में, तामसिक आहार किसे कहते हैं और आहार किस प्रकार से होना चाहिए, तो हमारे गीता में भी कृष्ण ने अध्याय 17 में जो श्लोक है 8, 9 और 10, ये तीनों में कृष्ण ने हमको आहार के बारे में कुछ मार्गदर्शन किया है। वैसा देखा तो उन्होंने अर्जुन से सब कहा है, लेकिन वो सब साहित्य हमारे लिए उपलब्ध है। तो कृष्ण भगवान आहार के बारे में क्या करते हैं, आप चार्ट में देखिए। उनका कहना है कि अधिक कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष और अधिक जलन उत्पन्न करने वाला चटपटा आहार राजसिक है। बासी, रसहीन, दुर्गंध युक्त, झूठा और अपवित्र आहार तामसिक है, जो जड़ता, अज्ञान, रोग व पाश्विकता को बढ़ावा देता है। सरस, स्निग्ध, सारवान और हृदयग्राही आहार सात्विक होता है। यह आयु, बल, आरोग्य, उत्साह, सुख और प्रीति की वृद्धि में मदद करता है। यह सब गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने अर्जुन से। अतः राजसिक व तामसिक खाद्य पदार्थों का परित्याग कर सात्विक आहार ही करना चाहिए। गीता का 17 अध्याय श्लोक नंबर 8, 9 और 10। अब ये तो आपको एक आहार के बारे में आपको ब्रॉड आइडिया दिया है। मैंने एक अपना चार्ट बनाया है एक सामान्य इंसान के लिए, कि दिन भर में उसका भोजन का क्रम कैसा होना चाहिए और उसको आहार किस प्रकार से लाना चाहिए। 2 भागों में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि चार्ट बड़ा है। तो पहला जो भाग है
वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या लिखा है। देखो, अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा है। अब देखो, मैंने जो मेरी चार्ट में एक बात बताई है, इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप भी पढ़िए। साइड स्क्रीन में भी वो चार्ट दिया है। सुबह की चाय प्रातः 5:30 बजे के आसपास होनी चाहिए। दूध व शक्कर की मात्रा चाय में कम हो। अदरक व तुलसी के पत्ते का चाय में उपयोग हो। चाय गर्म होनी चाहिए। चाय को ज्यादा न उबालें। चाय न पियो तो और अच्छा, मैंने ऑप्शन दिया है। उसके बाद आपका सुबह का नाश्ता कब होना चाहिए? प्रातः 7:30 बजे के पहले। उसमें क्या होना चाहिए? नमकीन दलिया या मीठा दलिया, वो भी गुड़ में, शक्कर में नहीं। सवैया गेहूं आटे से जो बनती है ना, वो नमकीन भी बना सकते हो आप, मीठी भी बना सकते हो। उसके बाद अंकुरित अनाज फ्राई करके उसको खाना है, जैसे कि मूंग है, मटकी है। उसके बाद गेहूं आटे का हलवा, हलवा रवा का नहीं, गेहूं के आटे से जो हल बनता है गुड़ डाल के, वो आपको लेना चाहिए। इडली, मेंदू वड़ा, प्लेन डोसा चटनी के साथ। एक्चुअली ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, ये आहार में हमारे होना नहीं चाहिए, लेकिन अब भारत हमारा बहुत लंबा चौड़ा देश है, तो साउथ इंडिया के लिए मैंने ये इसमें इंक्लूड किया है आहार में। उसके बाद भगर, हम उपवास को खाते हैं ना, वो भगर भी आप खाने में ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। पोहे मैंने कभी कभी लिखा है, क्योंकि पोहा थोड़ा सा अमाशय के लिए भारी पड़ता है। उसके बाद मौसमी फल, आपको ब्रेकफास्ट में फल होने ही चाहिए आपके, या आपने रूल बना लेना चाहिए, या आप जूस पी सकते हो। अब ऊपर और देखिए, सुबह का भोजन। सुबह का भोजन कब लेना चाहिए आपको? सुबह का भोजन 11:30 बजे के पहले। मध्याह्न कब होता है? 12 बजे। तो 12 बजे के पहले आपको सुबह का भोजन लेना चाहिए, 11:30 के आसपास। वो जो 9 बजे का जो समय होता है, हमारी जो जठराग्नि है, जो अमाशय है, उसमें जो ऊर्जा होती है अमाशय में, उसका एक उच्चतम लेवल इस पीरियड में होता है। तब अगर हमने ये भोजन किया हमारा दोपहर का, तो क्या है, वो डाइजेशन जल्दी हो जाता है, और उसमें सात्विक आहार है आपका। अब आहार में आपके क्या होना चाहिए दोपहर के भोजन में? मैंने लिखा है चावल 1 कटोरी, उससे ज़्यादा नहीं। देसी घी होना चाहिए, या घर में हम जो बनाते हैं घी, वो वापर लेना चाहिए। उसके बाद सब्जी 1, दाल 1, चपाती, फुल्का हो तो बहुत अच्छा। ये क्या होता है, सैलड हम बहुत कम खाते हैं। ककड़ी, गाजर, मूला, ये हमारे कम से कम दिन के खाने में तो होना चाहिए, क्योंकि उसी में तो सब विटामिन है। उसके बाद आप उसके साथ एक एपेटाइजर के लिए आप मट्ठा वगैरह ले सकते हो, तो वो भी आपने लिया तो दोपहर के भोजन में ये प्रकार आप यूज कर सकते हो। उसके बाद शाम का भोजन, मैंने शाम का बोला है, रात का भोजन नहीं। शाम का भोजन शाम 7 बजे के पहले होना चाहिए। कहते हैं कि सूर्यास्त होने के पहले आपका भोजन आपके अमाशय में जाना चाहिए। अगर सूर्यास्त हो भी गया, तो उसका जो संधि प्रकाश है, उस संधि प्रकाश में तो भी आपका भोजन हो जाना चाहिए। इसलिए वो 7 बजे के पहले आपको करना है। अब शाम के भोजन में क्या होना चाहिए? ज्वार या बाजरे की रोटी, उसके बाद 1 सब्जी या दाल, सब्जी हो या दाल हो, दोनों में से एक कोई तो भी होना चाहिए। देसी घी कम मात्रा में। कभी कभी आप सूप भी ले सकते हो, वेजिटेबल सूप्स अगर आप लेते हो एपेटाइजर बोल के शाम के खाने के पहले, एक आधा घंटा पहले, तो बहुत अच्छा रहेगा। शाम को सबसे अच्छा भोजन है मूंग की खिचड़ी, मैं तो वही खाता हूँ, राइट, वो भी नमकीन। और गुड़ का उपयोग भी आप शाम के भोजन में कर सकते हो। तो ये मैंने आपको सुबह का नाश्ता बताया, उसके बाद मध्याह्न का भोजन बताया, उसके बाद शाम का भोजन भी मैंने आपको बताया। तो 3 भोजन मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, ब्रेकफास्ट को पकड़ के। अब रसोई में चलते हैं। रसोई में क्या उपयोग करें? हल्दी, जीरा, राई, हींग, नारियल, खोबरा, कड़ी पत्ते, हरा धनिया, टमाटर, अदरक, घर का शुद्ध घी, गुड़, हरी मिर्च जो कम तीखी है, मूंगफली, करडी या सोया तेल, ये आपके किचन में होना चाहिए। इसी में आपका भोजन बनना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी। आपके रसोई घर में क्या नहीं होना चाहिए, जिसका उपयोग नहीं करना है? लाल मिर्ची पाउडर, किसी भी प्रकार के मसाले, हे भगवान, कभी मसाले में आपकी सब्जी नहीं होनी चाहिए। लहसुन, प्याज, ये आपके भोजन में नहीं होना चाहिए। मैदा, शक्कर, मालूम है कार्बोहाइड्रेट कितने हेवी, 40% कार्बोहाइड्रेट होता है शक्कर में, बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो शक्कर तो लेना ही नहीं चाहिए। उसके बाद बेसन, डाइजेशन के लिए बेसन बड़ा हेवी है,
उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। बैंगन वगैरह थोड़ा सा शरीर के लिए, स्किन के लिए अच्छा नहीं है। और ज़्यादा खट्टी चीज़ें, आप दही भी अगर लो तो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खट्टी चीज़ें भी आपके किचन में होनी नहीं चाहिए। तो ये आपके रसोई में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जब इंदौर में रहता था तो मेरे मित्र थे मिस्टर कोठारी, उनके घर में जब खाना खाने जाता था, कोठारी मतलब आप, वो कोठारी महाराष्ट्रियन है और वो कोकण के हैं। उनकी मदर इतना सुंदर खाना बनाती थी और उनके घर में जब भी थाली लगती थी तो पूरा ग्रीन लगता था। उनकी दाल भी ग्रीन, उनकी सब्जी भी ग्रीन, और उनका अगर वो रेडीमेड अचार बना के देती थी कुछ ककड़ी वगैरह का, वो भी बिल्कुल ग्रीन होता था। तो मैंने एक दिन उनको पूछा कि आपके यहाँ एक ग्रीन क्या है, तो बोले हमारे घर में हम लाल मिर्ची का उपयोग करते ही नहीं है। सुबह शाम हमारे घर में खाना केवल ग्रीन मिर्ची डाल के ही होता है। मिर्ची पाउडर जो होता है हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। अब इसमें भी बहुत सारे विचारक अपने अपनी राय देंगे, तो मैं किसके साथ इस पर चर्चा नहीं करना चाहता नहीं, ना कोई मेरा अट्टास है। जो मुझे अच्छा लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमें भोजन में ग्रीन चिली आपको लेना चाहिए ताकि आपका जो मिर्ची पाउडर है वो आपके भोजन से नष्ट हो जाए। अब ये मैंने आपको भोजन के बारे में जो मेरा चार्ट है मैंने आपके सामने पेश किया है। अब उसका जो दूसरा हिस्सा है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने उसमें लिखा है कृपया ध्यान दें। अब कृपया ध्यान दें मतलब कुछ कुछ बातें मैंने बताई है, तो वो क्या है? दाल सब्जी में नमक व तेल की मात्रा कम रहे। आपको मैंने पहले बताया क्यों कम रहे, क्योंकि नमक ज़्यादा शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। बीपी उससे बढ़ जाता है, ज़्यादा नमक हो तो। बीपी पेशेंट के लिए तो नमक बिल्कुल कम मात्रा में चाहिए। और नमक अगर ज़्यादा हो गया आपके खाने में तो आपके पाँव में सूजन आ जाती है, तो आपको नमक के बारे में बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। उसके बाद मैंने लिखा है दाल सब्जी में नमक व तेल की मात्रा कम रखें। रसोई में तुअर की दाल का उपयोग कभी कभी करें। मैंने प्राय देखा पूरे हिंदुस्तान में, अगर थोड़ा साउथ को छोड़ दिया जाए तो तुअर की दाल का उपयोग बहुत हो जाता है। तो तुअर की दाल थोड़ा डाइजेशन में हेवी है, तो तुअर की दाल कभी कभी आप ले सकते हो। चना दाल भी बहुत हेवी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको मूंग की दाल। आपको हमेशा मूंग की दाल खाना चाहिए। मूंग की दाल में भी प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होती है, लेकिन मूंग की दाल डाइजेशन करने में बहुत ईजी रहती है, इसलिए मूंग की दाल को आपको लेना चाहिए आपके खाने में। उसके बाद भोजन थाली में अचार चटनी मसाले वाले पापड़ ना हो। अब यार अचार क्या खाना, कितने मसाले होते हैं। मुझे चटनी कोई खाता है क्या खाने में? अचार चटनी या मसाले के पापड़। दूध गोमाता का ही आपको यूज करो तो बहुत अच्छा उत्तम हो जाएगा। अब उसके बाद पीने के लिए गर्म कुनकुना पानी। आप 24 घंटे में, मैं तो 365 दिन अगर व्यवस्था हुई तो कुनकुना पानी पीता हूँ या नॉर्मल वाटर। कभी फ्रिज का पानी आपको पीना नहीं चाहिए, और क्यों नहीं पीना चाहिए और क्या कारण है, और इतने मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं फिर कभी आपको बताऊँगा। उसके बाद दिन भर में भरपूर जल का सेवन, 10-15 ग्लास पानी आपको पीना चाहिए। कम से कम 3 या 4 लीटर पानी दिन भर में आपको पीना चाहिए। क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के कि सुबह उठ के ही आप 1-1.5 लीटर पानी पी लो और टीटी करके आप शौच को जा सकते हैं। तो आधा कोटा तो आपने सुबह कम कर लिया। उसके बाद आपको दिन भर में 1-2.5-3 लीटर पानी पीना है। पानी तभी नहीं पीना चाहिए कि आपने कुछ खाया हो, या पानी तभी नहीं पीना चाहिए कि आपको बहुत प्यास लगी हो और आपने 1-2 ग्लास पी लिए। आपको पानी पीते रहना चाहिए। मैं जब मुंगेर में पढ़ाई करता था, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा की, तो वहाँ के हर स्टूडेंट के हाथ में एक बॉटल रहती थी नॉर्मल वाटर की, और क्लास में भी बॉटल लेके आते थे। एक सिप बॉटल पी लिया, क्लास अटेंड किया, चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, पानी पी रहे हैं, तो हमको पता नहीं चलता है कि हम कितना पानी पी जाते हैं। तो उसमें हमारी क्वांटिटी 3 या 4 लीटर पानी पीने की पूरी हो जाती है। क्योंकि पानी क्यों ज़्यादा पीना चाहिए, पानी अपने शरीर में क्यों कम नहीं होना चाहिए, अब इसके बारे में और मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत समय लग जाएगा, फिर कभी इससे बात करेंगे। तो मैं कहाँ तक था, तो हम बात कर रहे थे दिन भर में पानी कितना पीना चाहिए। भोजन के पहले व तुरंत बाद पानी न पिए। आधे या 1 घंटे बाद का फासला रखें। भोजन करते समय भी पानी नहीं पिए। मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि भोजन करते समय पानी क्यों नहीं पीना चाहिए।
पानी पीना और भोजन, इसके अंदर 1 घंटे का गैप होना चाहिए। ये क्यों, आपको अगर डिटेल जानना है तो मेरा पार्ट 1 या पार्ट 2 डाइजेस्टिव सिस्टम का देख लीजिए, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। उसके बाद 2 भोजन के बीच कुछ न खाएं। इसमें भी अलग अलग मान्यता है। कुछ बुद्धिजीवी या कोई जिनको आयुर्वेदा का वगैरह स्टडी है, तो वो बोलते दिन भर में 4-5 बार थोड़ा खाना चाहिए। तो उनको मैं कोई क्रॉस नहीं करना चाहता हूँ, वो भी अपनी जगह सही है। जैसा कि बोलते हैं ना कि एक बार जो खाए वो योगी है, जो 2 बार खाता है उसको भोगी कहते हैं, और जो बार बार खाता है उसको रोगी कहते हैं। हमारे आयुर्वेदा में लिखा है। उसके बाद डायबिटीज़ के जो मरीज हैं वो मेरे चार्ट को फॉलो न करें, और डॉक्टर जिस प्रकार से आपको इंस्ट्रक्शन देगा उसी प्रकार से आपको खाना खाना है। भोजन के बाद वज्रासन में बैठे, दोपहर को वाम कुक्षी ले। तो उसके बाद त्यौहार के दिन या 15 दिन में एक आधे बार आप आपके जो आपको अच्छा लगता है, भाई कभी कभी आपको लगता होगा कि यार मैं पिज़्ज़ा क्यों नहीं खाऊं, एक आधा बर्गर क्यों नहीं खाऊं, मैं लगता है, कोई मेरे जैसे सन्यासी तो हो नहीं, तो आपको लगता है तो कभी 15 दिन में, या आप नया फेस्टिवल, तो 12 महीने फेस्टिवल चलते रहते हैं, तो समझ लो 15 दिन में एक आधे बार आपने थोड़ा सा पूरी वगैरह खा लिया, श्रीखंड वगैरह खा लिया, जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन एक आधे बार आपने वो खा लिया, तो फॉर ए चेंज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मांसाहार बिल्कुल नहीं। देखो भाई, मांसाहार के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहता हूँ। मांसाहार क्यों नहीं खाना चाहिए, हमको वेजिटेरियन क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखो, किसी भी प्राणी को आप मारते हो, उसकी कत्ल करते हो, फिर उसके अलग अलग पार्ट लेके घर में आते हो, उसके अपने सामने कुक करते हो गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर, और फिर उसमें वो सब मसाला वगैरह डाल के आपके थाली में वो मांस आ जाता है। ये कल्पना ही, मतलब पता नहीं, मेरे मन को तो ये कल्पना भी मैं सहन नहीं कर सकता हूँ कि कैसा किसी की जान ले सकते हैं। बाकी उसके पीछे कोई दूसरा कारण है नहीं। मेरा कोई दूसरा मांस खाने वाले से मेरा कोई रोष नहीं है। अपनी अपनी चॉइस है भाई, आपको खाना हो तो खा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं खाना चाहिए। आपने नाम सुना होगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उनको लिटरेचर में 1926 में नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने क्या कहा था, मांस खाने वालों के लिए उन्होंने कहा था कि कत्ल खाने में कसाई जब उसको मांस को काटता है, वो प्रोसेस आप देखो, फिर तुम्हारे चूल्हे पर वो उबलता है, वो प्रोसेस देखो, और तुम्हारे थाली में आता है। ये जो आप पूरा क्रोनोलॉजी अगर आप आपके आंखों से देखोगे तो आप मांस खाना छोड़ दोगे। ये मैंने नहीं कहा है, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, तो कम से कम उनकी बात तो भी अपने को मानना चाहिए। अब मैंने ये भी पाया है कि यूरोप में, अमेरिका में जो विकसित देश जिसे हम कहते हैं सो कॉल्ड विकसित देश, उसमें आप देखो उनके हाथ जो इंटेस्टाइन का कैंसर ज़्यादा है, क्योंकि वो मांसाहारी है, बहुत मांस खाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, इसलिए कंपैरेटिवली उनको हाथ का कैंसर ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं मांस को कभी प्रायोरिटी नहीं देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी मेरी बात को सुनेंगे तो भगवान आपका भला करेगा, इसके बाद आपकी मर्जी। उसके बाद जरूरत से ज़्यादा खाना विकृति है, क्योंकि पागल आदमी होगा जो जरूरत से ज़्यादा खाएगा, खाई जा रहा है मतलब वो इसलिए उसको विकृत बोला है, क्योंकि पागल आदमी ऐसा कर सकता है। एक सामान्य आदमी तो मुझे नहीं लगता कि जिसका खाने में कंट्रोल हो, बिल्कुल हो नहीं खाने में कंट्रोल जिसका, उसको तो पागल ही कह सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद खाना हमेशा ताज़ा और गर्म होना चाहिए, ये बोलने की कोई बात नहीं। साफ सफाई का हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भोजन करते समय टीवी न देखे और मौन का पालन करे। अब ये आ गई प्रॉब्लम। और सप्ताह में 1 दिन उपवास रखें। अब भोजन के समय टीवी न देखें, और क्या कहते हैं कि बातें न करें। हमारे मुंगेर आश्रम में ये बहुत कायदा बना है, वहाँ भोजन करते समय कोई भी बात नहीं करता है, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। और वैसे भी मुंगेर आश्रम में आपको 4 लोग इकट्ठा मिले और वो जोर जोर से बातें कर रहे हैं, ऐसा दृश्य कभी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या है, भोजन आपको करते समय मैं आपको बताऊंगा उसका क्या महत्व है। कि देखो भाई, भोजन आप लेते हो,
मैंने पहले आपको बताया था मेरे स्टार्टिंग में मेरे इस वीडियो के कि भोजन ये पूर्ण ब्रह्म है। और भोजन अगर आध्यात्मिक पहलू से अगर मैं आपको बताने का या थोड़ा सा प्रयत्न करूँगा तो उसमें यह आता है कि भोजन कौन बनाता है? पार्वती बनाती है। नमो पार्वती बोलते हैं ना हम, तो पार्वती भोजन बनाती है। तो कितना शुद्ध भोजन होगा वो, कितने प्यार से वो बनाती होगी, वो कितना केयर से वो भोजन बनाती होगी हमारे लिए। फिर वो भोजन बनने के बाद उसका प्रभु को भोग लगना चाहिए। ये सब मध्याह्न के पहले होना चाहिए। प्रभु को भोग लगे, उनको भी तो नैवेद्य के रूप में हमको देना पड़ेगा। तो उनको भोग लगने के बाद आपको भोजन करना चाहिए। तो भोजन कैसा करना चाहिए? आजकल तो क्या है, भोजन तो प्रथा डाइनिंग टेबल पर है भाई, आप क्या कर सकते हैं? किसको बोले कि नीचे बैठ के खाना खाओ? तो डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, दुनिया भर की बातें डाइनिंग टेबल पर होती है। पूरे व्यवहार, घर के प्रॉब्लम्स, ऑफिस के प्रॉब्लम्स, उसका निराकरण पूरा भोजन करते समय डाइनिंग टेबल पर ही होता है आजकल। नहीं तो एक नई प्रथा आ गई है, बफे जिसको बोलते हैं, खड़ा होके खाना खाओ। मेरे तो अभी तक समझ में नहीं आया है कि एक इंसान खड़ा होके खाना कैसा खा सकता है। कैन नॉट इमेजिन, खड़ा होके कोई खाना खा सकता है? तो हमको खाना कैसा खाना चाहिए? सुखासन में बैठ के। चार्ट पे देखो सुखासन किसको बोलते हैं? नीचे जमीन पर बैठ के सुखासन में होता क्या है, जब हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं तो जो हमारे कमर के नीचे की जो अंग है उसकी जो ऊर्जा है वो ऊपर की दिशा में आने लगती है। जो प्राणा है ऊपर की दिशा में आते हैं, जो अमाशय में एक शक्ति पैदा करते हैं। और वो शक्ति जब पैदा होती है आपके अमाशय में, आपके पेट में, तो फिर पाचन हमारा अच्छा हो जाता है। उसके पीछे का ये साइंस है। उसके बाद खाना खाते समय और एक बात है, हाथ से खाना चाहिए। हम तो चम्मच बिल्कुल वेस्टर्न हो गए हम हमारी पुरानी सब संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं। क्योंकि क्या है, अब आप बताओगे, अब इसके ऊपर तो इतना बोल सकते हैं कि ये वीडियो मतलब छोटा पड़ जाएगा, लेकिन मुझे जल्दी सब बताना है। तो क्या होता है, एक ऊर्जा होती है हमारे हाथ में, एक ओरा होता है। देखो ये इसका मतलब इसका संशोधन भी हुआ है फॉरेन कंट्रीज में कि आपका ओरा वो देख सकते हैं, आपका प्रभामंडल वो देख सकते हैं उस मशीन में। उसके बाद आपके हाथों में से ऊर्जा आती है बाहर। तो ये ऊर्जा अगर आप हाथ से खाना खाओगे तो हाथ में से जो उंगलियों में से ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा उस खाने में जाती है और फिर वो ऊर्जा युक्त खाना हम फिर से अन्न ये हमारा शरीर का अन्न ही है, वो अन्न को ब्रह्म को लेता है, ब्रह्म में उसको डाल देता है। तो हमको हाथों से खाना चाहिए। अब इससे ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। उसके बाद खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए। देखो वज्रासन में बैठे, क्या वज्रासन में क्या होता है, भोजन करने के बाद आप अगर वज्रासन में बैठो तो वज्र नाड़ी, मैंने बताया लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था, मैं रिपीट नहीं करता, वज्र नाड़ी काम करती है और आपका अमाशय में एक शक्ति आ जाती है, एक ऊर्जा आ जाती है, उससे हमारा पाचन जल्दी हो जाता है। उसके बाद आपको भारीपन महसूस नहीं होगा अगर आप वज्रासन में बैठेंगे ना कुछ देर तक। मतलब आप क्या करो, भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो, हल्का महसूस करो और आपकी जो पाचन की प्रक्रिया है, जो मैंने पार्ट 1 में बताया था, पार्ट 2 में बताया था पाचन कैसा होता है, कौन से अंग उसमें आते हैं, तो उस पाचन प्रक्रिया को थोड़ा सा मन की आंखों से देखो और देखो वो खाना कहाँ गया होगा, उस खाने में क्या हो रहा होगा, अब कहाँ आया होगा वो खाना। तो थोड़ा सा आप जो भोजन करते हो तो थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट वज्रासन में बैठ के जो आपको जो मानसिक अवलोकन करना है आपके अंतरंग में जाके, वो करने में क्या बुराई है, वो आपके सेहत के लिए अच्छा है, तो इसको भी आपको करना चाहिए। और सबसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने बताया ना कि ज़्यादा जो खाना है वो विकृति है, क्योंकि असामयिक मृत्यु अगर कुछ होती है, अगर समझो असामयिक जो मृत्यु होती है वो अगर 10 है तो उसमें 6 की मृत्यु वो ज़्यादा खाने से ही होती है। दुनिया में जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो ज़्यादा खाने से ही हुई है, कम खाने से कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है। आप अगर 80 साल के
किसी जवान को अगर पूछो कि वो काम कर रहा है और आपको लगता है इसकी उम्र तो 80 है लेकिन अभी भी जवान लग रहा है, तो उसको अगर पूछो कि इसका राज क्या है, तो मालूम है आपको क्या जवाब देंगे? वो बोलेंगे मैं सुबह एक फुल्का खाता हूँ रोटी, शाम को एक रोटी खाता हूँ, सुबह दाल के साथ, शाम को सब्जी के साथ, इतना ही मेरा खाना है। मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं मद्यपान नहीं करता हूँ। तो हमारे शरीर को इतने खाने की कोई जरूरत नहीं है, हम कम खाने में भी रह सकते हैं। हम जो ज़्यादा खाना खाते हैं ना, हमारी शरीर की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे मन बोलता है कि खाओ, हमारी इच्छाएं जागृत होती है खाने के लिए, और फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर हम बिल्कुल अन्याय करते हैं, उसको दुर्बल बना देते हैं, उसको अकार्यक्षम बना देते हैं ज़्यादा खाने से। तो ये चीज़ें हम लोगों को करना ही चाहिए। और एक बात तो आपको मैंने बोलना भूल ही गया, भोजन शुरू करने के पहले आप थाली को नमस्ते करते हो कि नहीं? कम से कम एक बार तो नमस्ते क्या करो। भोजन करने के पहले एक प्रार्थना है, हमारे उपनिषद में वो प्रार्थना संस्कृत में लिखी। जैसे ही थाली आपके सामने आ जाती है, आपको प्रार्थना बोलना है, हाथ जोड़ना है। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन कर्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम शांति 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 हरि ओम। ऐसा प्रार्थना करो प्रभु की, वो अन्न की प्रार्थना करो, और फिर थाली को हाथ जोड़ के आप आराम से खाना खाना शुरू करो। खाना खाते समय, भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए। ये सब गलत प्रक्रिया है, बहुत गलत प्रक्रिया है। इससे आपका शरीर बहुत जल्दी दुर्बल हो जाएगा, आपकी आयु कम हो जाएगी और आपको ज़्यादा आयु में बहुत तकलीफ हो सकती है, केवल संतुलित आहार न होने के वजह से। ये बात आप आपके डायरी में नोट कर लेना। तो अंत में आपको मैं यही कहूँगा, मैं तीन ये देखो, ये 3 बार खाने का मैं क्यों ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक आख्यायिका है, वो आपने बहुत बार सुनी होगी। यू शुड हैव ए ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग। जैसा राजा खाना खाता है ना, वैसा आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। यू शुड हैव योर लंच लाइक ए क्वीन। रानी कैसी नखरे करते करते खाना खाती है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तो इतना ही खाऊंगी। ऐसा नखरे करते करते आपको लंच खाना चाहिए। और शाम का जो भोजन है, यू शुड हैव ए डिनर लाइक ए बेगर। भिखारी आदमी जैसा खाना खाता है, उसको कुछ मिलता नहीं है, वैसा हमारा रात का खाना होना चाहिए। और रात का खाना जब आप खाओगे और सोओगे, इसके बीच में 2.5-3-4 घंटे का अंतर होना चाहिए। इसीलिए आपको मैंने 7 बजे से पहले खाना खाने के लिए आग्रह किया है। बस मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, कहने के लिए तो बहुत है मेरे पास, लेकिन समय भी बड़ा बलवान है, मुझे आगे जाने की अनुमति नहीं देता है। तो एक परमहंस योगानंद होके गए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात। उन्होंने कहा है, ये शरीर जो है ना, हमारा कपटी मित्र है, तो इस कपटी मित्र को इतना ही दो जितना उसे जरूरत है। ये बात आप भी अपने ध्यान में रखिए। नमो नारायण।